गुड इवनिंग। 7:05 हो चुका है तो हम लोग अब अपना जो सेशन है इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली अपना ऑडियो म्यूट कर लें और वीडियो को भी जब तक ये सेशन चले वीडियो को तब तक आप ऑफ करके रखें। बाद में जब हम लोग क्वेश्चन या आंसर का सेशन हम लोग करेंगे तब अगर ज़रूरत पड़ा तब वीडियो ऑडियो ऑन करके आप लोग बात कर सकते हैं और अपना बात रख सकते हैं। ठीक है, अभी काइंडली म्यूट कर लीजिए और वीडियो को ऑफ कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन मेरा दिख रहा है? सर कोई भी एक बताएं थोड़ा। दिख रहा है सर। दिख रहा है दिख ना? रहा है। Okay, चलिए, थैंक यू। हम्म। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले के जो हम लोग प्रीवियस जो क्लास किए सैटरडे और संडे को, तो उस क्लास में हम लोग स्पेशली डिस्कस किए हुए थे चार्ट का जो क्राइटेरिया रहता है कि कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोग लाइन चार्ट्स, बार चार्ट, उसके बाद हेकियनासी चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट जो है, ये चार चार्ट के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस किए थे। और लाइव चार्ट में भी जाके हम लोग देखे थे ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म में कि एक्चुअल वो चार्ट कैसा दिखता है और उसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। और दूसरा एक मेजर जो टॉपिक था वो टाइमिंग के ऊपर था कि मार्केट में जो टाइमिंग है, हम लोग का जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट का हम लोगों को सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक लाइव ट्रेडिंग सेशन हम लोगों को मिलता है, जो कि 6 घंटा 15 मिनट तक का ही रहता है। तो उसमें जो ट्रेड जो करते हैं, जो ट्रेड करने वाले हैं मार्केट में, जो रिटेल या जो FII DII के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो लोग कौन कौन है और किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो उन लोगों का कुछ आपका नाम है, जैसे स्कैल्पर था, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडर था, उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है। तो उन लोगों का मेंटेलिटी क्या रहता है, इस मैटर में भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। ठीक है। उसके बाद एक मेजर जो टॉपिक है कि मार्केट में कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को, जब मार्केट में आप लोग उतर रहे हैं या मार्केट में अभी काम कर भी रहे हैं, तो ये सब टॉपिक के बारे में आप लोगों का एक ओवरव्यू, ओवरऑल एक नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्द भंडार जो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, इसका जब आप डिटेलिंग में जब आप इसको समझने जाइएगा तो पूरा मार्केट का ऑलमोस्ट सारा चीज यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो उसी का वही सब टॉपिक जो है वो सबका आज हम लोग एक डिटेल्स, शॉर्ट में डिटेलिंग हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग का यही डिस्कस यहाँ पे रहेगा इस क्लास का। तो बढ़ते हैं आगे। ये आ गया बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सब्यसाची जी, दिख रहा है स्लाइड? हाँ दिख रहा है। ओके, थैंक यू। तो हम्म। सबसे पहला एक वर्ड है आप लोगों के पास आएगा, और हमेशा आप लोगों के जब भी आप चार्ट खोलिएगा, पैटर्न खोलिएगा, न्यूज देखिएगा, तो एक वर्ड आएगा इंडेक्स। ठीक है। तो ये इंडेक्स आखिरकार है क्या? तो जैसे एकदम सिंपल वर्ड में, जैसे हम लोग हर कोई स्कूल गए हैं। ठीक है, स्कूल में जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग के पास रहता था। जैसे जिसमें आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, सब तरह के सब्जेक्ट हम लोगों के पास रहते थे। ठीक है, जिसको हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। तो जैसे हम कोई भी एक सब्जेक्ट अगर लेते हैं कि साइंस, तो साइंस का जो बुक आता था, साइंस का बुक को जब हम लोग पढ़ना पलटाते थे,
पन्ना को उलटते थे, तो सबसे पहले कि उस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट का पेज में क्या है, कौन सा। काइंडली आपका जो जिनका ऑन है, म्यूट नहीं है तो वो प्लीज म्यूट पॉइंट कर दीजिए। 0.43। পলাশ দা একটু মিউট করুন না। হ্যালো। পলাশ দা মিউট করুন না। चलिए, यहाँ से कर दिए। ये काफी डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन क्या कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो प्लीज सर। जो हम लोग का सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए साइंस या कुछ भी हम लोग सब्जेक्ट लेते थे, तो वहां पे सबसे पहला एक टॉपिक रहता था, वहां पे इंडेक्स रखा जाता था। ठीक है, सारांश में कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उस सब्जेक्ट में जब हम लोग आगे बढ़ते थे तो विभिन्न तरह का वहां पे चैप्टर पार्ट किया हो रहता था, जिसमें 1 से 2 पेज तक, 1 से 4 पेज तक, 4 से 8 पेज तक, 8 से 12 पेज तक अलग अलग वहां पे चैप्टर बनाया हुआ था। ठीक है, तो सेम जैसे बुक में आपका इंडेक्स पहले दिया हुआ है, उसके बाद चैप्टर है। तो मार्केट में भी क्या है, मार्केट में भी आपका मार्केट एक इंडेक्स वैल्यू के ऊपर से मार्केट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर जो हम लोगों का मार्केट का इंडेक्स है, वो दो है, दो ही मेजर एक्सचेंज है। ठीक है, बीएससी और एनएससी। बीएससी का जो इंडेक्स है या जो इंडाइसेस जिसको बोलते हैं, उसका नाम है सेंसेक्स 30। और जो एनएससी का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, वो है आपका निफ्टी 50। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 जो है, ये 50 कंपनियों का, जैसे हम लोग का बुक में इंडेक्स हम लोग देख लिए किस पेज में क्या है, कौन सा चैप्टर किस पेज में है, तो सिंपल यहाँ पे निफ्टी 50 पूरा इंडेक्स हो गया। और इसका पार्टिसिपेंट्स कौन है, मतलब चैप्टर कौन कौन है, 50 इसका चैप्टर है, मतलब 50 कंपनी इसके अंदर में घुसा हुआ। 50 कंपनीज चूंकि इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए इसका नाम यहां पे रखा गया है निफ्टी 50। और सेंसेक्स 30 इसीलिए है क्योंकि इसमें जो टॉप मोस्ट 30 कंपनीज है इंडिया का, टॉप मोस्ट 30 कंपनी यहां पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये निफ्टी, जब निफ्टी का बात होगा, ठीक है, या बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं कि मार्केट आज ऊपर चल गया, मार्केट आज नीचे गिर गया। तो मार्केट हम लोग किस चीज के ऊपर डिफाइन करते हैं, निफ्टी के ऊपर और सेंसेक्स के ऊपर। अगर मान लीजिए निफ्टी का आज का वैल्यूएशन 23,000 है। ठीक है, इसका एक जैसे 50 निफ्टी का जो 50 कंपनीज है, 50 कंपनी जो इसके अंदर में है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है 50, तो ये 50 कंपनी का जो मार्केट कैप है, उसके ऊपर से और भी बहुत सारे कैलकुलेशन रहता है। उस कैलकुलेशन को करने के बाद निफ्टी 50 का एक प्राइस वैल्यू रखा गया, जो कि आज के डेट में ऑलमोस्ट 23,000, 23,500, 24,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो ये पर डे जो लाइव सेशन होता है, ये आज मान लीजिएगा 23,500 है निफ्टी का वैल्यू, तो ये लाइव ट्रेडिंग सेशन में ये 23,500 से 23,800 जा सकता है, या 23,500 से 23,200 आ सकता है। तो अगर आज जहां पे ओपन हुआ है वहां से ऊपर अगर गया है और ऊपर जाके क्लोज किया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट आज पॉजिटिव रहा, मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट में खरीदारी हुआ है। और जस्ट इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखते हैं कि अगर वहां से 23,500 से वो गिर के 23,200 आ गया, तो इसका सिंपल सा मतलब 300 पॉइंट निफ्टी गिरा है। तो इसका मतलब निफ्टी गिरा मतलब मार्केट गिरा है, मार्केट गिरा है, मतलब आज बियर लोग हावी था, बियरनेस मार्केट में था। ठीक है, और सेलिंग काफी ज्यादा हुआ है। ठीक है, सब कोई सेल किया है आज। तो मार्केट जब भी बोला जाएगा मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसका सिंपली है कि निफ्टी पॉजिटिव है, बुल साइड में है, या निफ्टी अगर नीचे गिरा है तो बियरिश साइड में है। ठीक है, सेम एज इट इज आपका सेंसेक्स के ऊपर भी लागू होता है, जो कि 30 कंपनी का जो भाव है, ऊपर नीचे जो भाव होता है, उसके ऊपर से इसका भी प्राइस डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स, इसका मोटा मोटी एक ओवरव्यू आप लोगों को मिला। इसके बाद आप लोगों को एक शब्द का सामना करना पड़ेगा, वो है सेक्टोरियल इंडेक्सेस। जैसे
आप निफ्टी 50 में, जब निफ्टी 50 का जो पार्टिसिपेंट है, जो कंपनीज है, 50 कंपनीज हैं, वो 50 कंपनी को जब आप देखिएगा तो वो 50 कंपनी विभिन्न सेक्टर से हैं। मतलब उन लोगों का बिजनेस का जो क्या बोले उसको, बिजनेस का जो प्रोसेस है, बिजनेस का जो टेक्निक है, वो अलग अलग काम में वो लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे रिलायंस का बहुत सारा अलग टाइप का बिजनेस है। वो पेट्रोकेमिकल से लेके आपका रिटेल तक में वो काम करता है। ठीक है। उसके जगह में अगर हम देखें, एशियन पेंट्स को देखें, एशियन पेंट्स किस में है आपका, मेनली वो पेंट मार्केट जो है, पेंट मार्केट में काम करता है। तो सेक्टर अलग हो गया। ठीक है। तो मार्केट को अच्छी तरह से और जानने के लिए कि निफ्टी 50 तो ओवरऑल हमको एक सिनेरियो दे दिया कि मार्केट पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है या कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा निगेटिव है, इसको हम किस तरह से जान सकते हैं, किस तरह से जानेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो एनएससी आपका लॉन्च किया था, और आज भी वो टू बी कंटिन्यूड है, और नया नया सेक्टर ऑलरेडी इंक्लूड भी होता है, और सेक्टोरियल इंडेक्सेस को यहाँ पे लॉन्च किया गया जिससे कि आप स्पेसिफिक जो सेक्टर है, उस सेक्टर के बारे में आपको पता चलेगा कि उस सेक्टर में क्या चल रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा लाइव जा रहे हैं, लाइव जाके इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं सेक्टोरियल इंडेक्सेस को। एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा हाँ, दिख है, रहा investing.com। ये जो साइट है, ये आप लोग भी नोट करके रख ले सकते हैं, और जो सेशन है, सेशन के बाद मैं ये मैसेज भी कर दूंगा। ये इन्वेस्ट वर्ल्ड का जो मार्केट है, ऑल ओवर वर्ल्ड का मार्केट को आप यहाँ पे देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इन्वेस्टिंग के जस्ट यहाँ पे नीचे ही आपका इंडाइसेस है, इंडिया इंडाइसेस है। इंडिया इंडाइसेस में मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे सारे जो इंडाइसेस हैं, ये इंडाइसेस आपका इंडेक्सेस जो है, ये आपका ओपन हो गया, जो कि मेन है। ठीक है। जैसे बीएससी सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 वैल्यू 20 है, बीएससी स्मॉल कैप है, बीएससी मिड कैप है, ये सारे इंडाइसेस हैं। ठीक है। और अगर हम लोग को सेक्टोरियल इंडेक्स अगर हमको देखना है, ठीक है, तो ये भी एक ईटी मनी बोल के एक साइट है, इसमें जाके आप सेक्टोरियल इंडेक्स को आप देख सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी का जो मेन जो सेक्टर इंडाइसेस है, वो क्या क्या है, निफ्टी ऑटो। ठीक है। निफ्टी ऑटो जो इंडेक्स है, यहां पे क्या है, इस सेक्टर में जितने ऑटोमोटिव जो सेक्टर के जो कंपनीज हैं, जो ऑटो सेक्टर के कंपनीज हैं, सिर्फ वही यहां पे इंक्लूडेड है। ठीक है। जैसे इसमें अगर आप क्लिक करके अगर देखें, तो यहां पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ निफ्टी ऑटो स्टॉक। यहां पे कौन कौन है, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स, आइसर मोटर, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, एमआरएफ, बॉस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, अपोलो टायर्स, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड। ये जितने भी कंपनीज आप देख रहे हैं, ये कंपनीज ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है। तो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज जो काम कर रहे हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक आपका इंडेक्स यहां पे तैयार कर दिया गया है। ठीक है। जिससे कि आपको ये अंदाजा लगाने में सुविधा रहे। जैसे यहाँ पे निफ्टी ऑटो में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज इसका प्राइस कितना रहा, 23,305। वन डे चेंज क्या दिख रहा है, +1.91%। मतलब आज लगभग 2% ये अप गया। ठीक है। एक सप्ताह में कितना परसेंट ऊपर गया, लगभग 3% प्लस आपका ऊपर गया है। एक साल में ये कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है, लगभग 18-19% का। ठीक है। तो ये आप कोई भी सेक्टर, जैसे निफ्टी बैंक में गए तो निफ्टी बैंक जो है, निफ्टी बैंक का प्राइस अभी क्या चल रहा है, 49,506। निफ्टी बैंक में जब जाइएगा तो इसका जो कंपोनेंट्स है, निफ्टी बैंक में भी, निफ्टी बैंक का जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं, ठीक है, बड़े छोटे, आपका गवर्नमेंट हो या आपका प्राइवेट हो, ठीक है, वो इस बैंकिंग जो पार्ट है, बैंकिंग जो इंडेक्स है, इसमें आपका इंक्लूडेड आपको मिलेगा। इसमें लगभग लगभग 12 कंपनी, 12 जो बैंक है, 12 बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
इंडसइंड बैंक है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एयू स्मॉल फाइनेंस है, एचडीएफसी है, कैनरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है। तो जितने भी बैंक है, ये बैंक का देखिएगा अलग अलग प्राइस है सबका। इंडसइंड बैंक का 1,000 रुपया प्राइस चल रहा है, एक्सिस का 998 है, आईसीआईसीआई बैंक 1200 चल रहा है, कोटक महिंद्रा 1900 चल रहा है। ठीक है। इन लोगों का जो ये प्राइसिंग है प्लस इन लोगों का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, उसके ऊपर से और भी कुछ कैलकुलेशन रहता है। वो कैलकुलेशन करने के बाद इस इंडेक्स का एक प्राइस निर्धारित किया जाता है। जैसे इसका प्राइस 49,506 है, आज क्लोजिंग दिया है। ठीक है। कल ये मान लीजिए 48,000 में आ जाता है, 48,000। तो हम लोगों को क्या यहां से एक धारणा मिलेगा कि निफ्टी बैंक जो है, बैंक का जो सेक्टर है, बैंक सेक्टर में बिकवाली हुआ है, क्योंकि नीचे गिर गया, 1,000 1,500 पॉइंट नीचे गिर गया। तो बैंकिंग में जब आपका बिकवाली हो रहा है, नीचे गिर रहा है, निफ्टी बैंक का जब इंडेक्स आपका नीचे आ रहा है, तो यहीं से एक आपको माइंड में धारणा मिल जाएगा कि बैंक सब में सेलिंग चल रहा है। और जस्ट इसके ऑपोजिट में अगर निफ्टी बैंक, आप कुछ नहीं, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद आप खाली देखें कि यार निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, प्लस में है या माइनस में है। अगर प्लस में है तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आज जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर आज अच्छा काम कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी हो रहा है। ठीक है। और ये सिचुएशनल ये चेंज होते रहता है। सेम कंडीशन में आप निफ्टी ऑटो बैंक, निफ्टी कमोडिटीज है, निफ्टी सीपीएसई है, ठीक है, निफ्टी एनर्जी का है, निफ्टी एफएमसीजी है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी मीडिया है, निफ्टी मेटल सेक्टर का है, निफ्टी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज जितने हैं, निफ्टी फार्मा है, इसमें जितने भी फार्मा स्टॉक्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं, वो इसमें इंक्लूडेड है। निफ्टी पीएससी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जितने हैं वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। निफ्टी पीएसयू बैंक है, जैसे वहां पे निफ्टी बैंक देखे, निफ्टी पीएसयू बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो जितने भी बैंक्स हैं वो सारे बैंक्स इसके अंडर में आपको मिलेंगे। उसके बाद निफ्टी रियलिटी है, मतलब रियलिटी, जैसे जो कंपनी, जैसे हम लोग जानते हैं आपका डीएलएफ बोल लीजिए, या इस तरह के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो आपको निफ्टी रियलिटी जो है, निफ्टी रियलिटी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। मैक्रोटेक डेवलपर्स है, प्रेस्टीज है, शोभा है, डीएलएफ है, ये सारे कंपनीज इस इंडेक्स में आपका इंक्लूडेड रहता है। तो इसको बनाने का तात्पर्य यह है कि आपको मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को ये अंदाजा लगे, क्विक एक व्यू एक बने कि किस सेक्टर में बाइंग हो रहा है, किस सेक्टर में सेलिंग हो रहा है। ठीक है। और ये दिखाने का जो कारण है, हम लोग जब आगे अपना कोर्स को बढ़ाएंगे तो ये सारा चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा। सिर्फ निफ्टी 50 का, मान लीजिए हम निफ्टी बैंक देख रहे हैं या निफ्टी ऑटो देख रहे हैं और अपना हम डिसीजन बना रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हमको पूरा ओवरऑल मार्केट हमको देख के एक एजम्पशन हमको करना पड़ता है। ठीक है। तो आशा करते हैं सेक्टोरियल इंडाइसेस जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हम आप लोगों को दे पाए। ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। फिर आते हैं उसके बाद, सेक्टोरियल इंडेक्सेस के बाद और एक टॉपिक आप लोगों के सामने आएगा, ईटीएफ। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। जिसमें आपको मिल जाएगा, निफ्टी बीज मिल जाएगा, आईटी बीज मिलेगा, बैंक बीज मिलेगा, ठीक है, ऑटो बीज मिलेगा। ठीक है। तो ये एक्चुअल है क्या, ईटीएफ एक्चुअली है क्या? जैसे मान लीजिए अगर हम निफ्टी 50 में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें, निफ्टी 50 जो है, तो निफ्टी 50 में इंडिया का टॉप मोस्ट 50 कंपनीज इंक्लूडेड है। ठीक है। इसको हम दिखाते हैं थोड़ा स्लाइड में जाके, तब समझने में आसानी होगा। एक मिनट। देखिए निफ्टी 50 यहां पे दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन। जी, जी सर। ठीक है। निफ्टी 50 में देखिएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले कंपनीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वाले कंपनीज हैं, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स,
काम करने वाले कंपनीज हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको हम लोग शॉर्ट में एफएमसीजी कंपनीज बोलते हैं, ऑटोमोटिव एंड कंपोनेंट्स वो हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, पावर है, हेल्थ केयर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ठीक है, कंज्यूमर सर्विस है, कैपिटल गुड्स है, इस तरह के कई सेक्टर आपका यहाँ पे इंक्लूडिंग है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में जाएंगे तो बैंक, एनबीएफसी, ये सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आगे आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो कि मेन कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी 50 फाइनेंशियल में, ठीक है। उसके बाद एक्सिस है, कोटक है, बजाज फाइनेंस है, इंडसइंड बैंक है। अब सिंपल बात है कि अगर हम ये जितना भी निफ्टी 50 का जो कंपनीज हैं, हमको तो खरीदने का इच्छा, निफ्टी 50 में टॉप मोस्ट इंडिया के जो 50 कंपनी वही इंक्लूड है। हम हर किसी का ये मतलब जो मार्केट में आते हैं उसका ये इच्छा रहता है कि हम टॉप मोस्ट कंपनीज में अपना पैसा को इन्वेस्ट करके रखें, अच्छा अच्छा कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करके रखें। हर कोई चाहता हो कि एचडीएफसी बैंक का हम शेयर खरीदें, आईसीआईसीआई बैंक का हम शेयर खरीदें, एक्सिस का हम शेयर खरीदें, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे इंफोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक है, विप्रो है, ठीक है। ये सारे कंपनीज में हम लोग चाहते हैं कि अपना पैसा हम लगाएं। लेकिन अगर यहाँ पे देखिएगा कि एचडीएफसी बैंक एक शेयर का प्राइस है लगभग 1600 रुपया, टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक शेयर का प्राइस आपका 3500-4000 रुपया, मारुति एक शेयर का प्राइस 10,000 प्लस है, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपनीज है, अगर आप निफ्टी 50 का टोटल जो स्टॉक्स है, अगर एक एक स्टॉक्स भी अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको लगभग 1 लाख रुपया लगेगा। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा, हम एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि 1 लाख रुपया रहेगा, तब आप एक एक करके प्रत्येक स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का मैटर है यहाँ पे, उतना हर किसी के पास अवेलेबल होता नहीं है। लेकिन हमको इच्छा है कि हम ये सारे कंपनी में अपना पैसा को हम डालें, तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय यहां पे निकाला गया, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, निफ्टी 20, ठीक है। निफ्टी 20 में, निफ्टी 20 का लगभग प्राइस 250, 300, 350 अभी इस रेंज में आपका चल रहा है। उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट। ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन दिख रहा ना? कोई बताएंगे? हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा ओके ओके, देखिए ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा, निफ्टी 20 आपका आया, एनएससी वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको छोटा कर लेना है। देखिए निफ्टी 20 का अभी प्राइस क्या चल रहा है, आज क्लोजिंग हुआ 262 रुपया में, 262 में, ठीक है। तो ये निफ्टी 20 क्या है, ये ईटीएफ है। अगर आप दो, यहां पे एक सबसे बड़ा मैटर क्या है कि आप इसका एक यूनिट भी खरीद सकते हैं। मतलब 262 रुपया अगर आपके पास है, 262 रुपीज, आप एक निफ्टी 20 खरीद लीजिए। एक निफ्टी 20 खरीदने से आपका ये 262 रुपया, निफ्टी का जितना भी 50 कंपनी है, वो 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ईटीएफ आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का यही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है और फायदा है कि आप 262 रुपया लगा के आप इंडिया का टॉप मोस्ट 50 कंपनी में अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक फंड है, ये निफ्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहां पे जितना भी अमाउंट आता है, जो भी पैसा यहां पे आता है, 1 यूनिट से लेके 1 लाख यूनिट तक आप खरीदिए, ठीक है, वो टोटल पैसा आपका सेक्टर वाइज निफ्टी 50 के जितने भी कंपनीज हैं वो कंपनीज में जाके इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन में आईटी वीज क्या है, आईटी वीज में अगर आपको इच्छा है कि नहीं, आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो काफी बूम कर रहा है, और आने वाले समय में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, हर चीज ऑनलाइन में जा रहा है, ठीक है। तो जो टेक कंपनीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वाले जो कंपनीज हैं, इन लोगों का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरे पास टीसीएस खरीदने के लिए 4,000 रुपया नहीं है, इंफोसिस खरीदने के लिए 2,000 रुपया नहीं है, ठीक है, टेक महिंद्रा खरीदने के लिए 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 रुपया नहीं है मेरे पास।
50-60 रुपया, 100 रुपया तो है, 50-60 रुपया, 100 रुपया तो है। ठीक है, तो आप इन सारे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय थ्रू आईटी बीज। ठीक है, आईटी बीज का एक यूनिट का प्राइस कितना, ओनली 45 रुपीज, 45 रुपया मात्र। आईटी बीज जो ईटीएफ है, इसका एक यूनिट का प्राइस है 45 रुपया, 45 रुपीज। 45 रुपया देके एक यूनिट अगर आप खरीदते हैं तो ये आपका इंडिया का टॉप मोस्ट जो आईटी आईटी कंपनीज हैं, वो कंपनी में जाके ये पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। और लॉन्गर टर्म में आप ये देख सकते हैं, लॉन्गर टर्म में यहाँ पे तो शो हो रहा है आपका 2023 से, ये डेटा यहाँ पे मिसिंग है। ये अप मूव ही आपको दिखाएगा। ठीक है, जैसे आपका निफ्टी 20 अगर आप देख सकते हैं, निफ्टी 20 का जो मूवमेंट रहा है स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, वो निफ्टी 20 आपका स्टार्ट हुआ है 2002 में। 2002 में इसका एक यूनिट का प्राइस ओनली 10 रुपया था, 10 रुपीज, 2002 में। और आज इसका एक यूनिट का प्राइस 262 रुपया है, जो कि हाई बना है कितना, 294, लगभग 300 रुपये का हाई बना है। मतलब 22 साल में आपका पैसा को ये 30 गुना किया है। 10 रुपया से अगर 300 रुपया जाता है 22 साल, 24 साल में, तो आपका पैसा को ये लगभग लगभग 30 गुना कर दिया। मतलब हर साल पैसा आपका डबल बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। जिनके पास थोड़ा सा फंड का अगर मान लीजिए शॉर्टेज है, लेकिन हम मार्केट में हर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बड़ा कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो लोग ईटीएफ के जरिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हर ब्रोकर का जो आपका प्लेटफॉर्म है, हर ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में आप जैसे शेयर बाई या सेल करते हैं, उसी तरह से आप वो बाई सेल कर सकते हैं। अपना होल्डिंग में इसको आप एसआईपी बेसिस में भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पर्सन रहते हैं जो म्यूचुअल फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड नहीं करके आप इसमें भी एसआईपी बेसिस में, कि मंथली बेसिस में हम 200, 500, 1000, 2000 जितना चाहे उतना करके हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ईटीएफ का ये हुआ मेन। ठीक है, आशा करते हैं ईटीएफ समझ में आया होगा। और ये धीरे धीरे जब लाइव मार्केट में जब एक दो बार हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है, साथ में जब बाई सेल करेंगे तो और ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको थियोरेटिकली अपना माइंड में सेट करना है। ठीक है, इसके बाद ईटीएफ के बाद एक चीज और आप लोगों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कंपनीज हैं, वो कंपनीज का जो वेटेज है, कुछ बहुत छोटे कंपनी होंगे और कुछ बहुत ही लार्ज कंपनी होंगी। तो यहां पे जो कंपनीज हैं, जितने भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आपका एनएससी और बीएससी मिला के लगभग 7,000 प्लस कंपनीज आपका लिस्टेड है, जिसमें बीएससी में लगभग लगभग 5,000 प्लस है, एनएससी में 2,000 प्लस है। अप्रोक्सीमेटली ये डेटा आपको हम बता रहे हैं। तो 7,000 प्लस जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, उसका उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, इसके ऊपर यह डिपेंड करता है कि वो कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप कंपनीज किनको बोला जाता है, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम हो। 5,000 करोड़ से जो कंपनीज का मार्केट कैप कम है, वो आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में वो कंपनीज आती हैं। ठीक है, जैसे आप में उसमें कुछ आपको कंपनीज का नाम मिल जाएगा, जैसे बीएससी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, बीएससी का सेंसेक्स, इसका अपना खुद का शेयर भी है। तो बीएससी क्या है, बीएससी एक स्मॉल कैप कंपनीज भी है। ठीक है, उसके बाद सीएट टायर्स का नाम सुने होंगे, सीएट हम लोग हर कोई जानते हैं, एड भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया मार्ट, ठीक है, ये आपका स्मॉल कैप कंपनी है। जेके सीमेंट, सीमेंट हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे, जेके सीमेंट आपका एक स्मॉल कैप कंपनी हो गया। आरबीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, ये आपका एक स्मॉल कैप कंपनी हो गया। वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये आपका एक स्मॉल कैप कंपनी हो गया।
ठीक है। तो जो कंपनी 5,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप रखता है वो आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में उसको रखा जाता है। ठीक है। मिड कैप में कौन आता है? जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक हो। 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंपनी मिड कैप कंपनीज बोले जाते हैं। ठीक है, उनको मिड कैप का कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आपका कोलगेट हो गया, कोलपाल, स्कॉट्स, ठीक है, स्कॉट्स, कुबोटा, इस तरह के जो कंपनीज है ये आपका मिड कैप कंपनीज में आपका रखा जाता है। सॉरी और सर फॉर इंटरप्शन। सर जी, आपका, आप कोई स्लाइड अभी दिखा रहे हैं क्या, या ऐसा अभी पॉज है? नहीं स्लाइड तो है, स्लाइड नहीं दिख रहा। नहीं सर, वही बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, रुकिए। अब दिख रहा? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ अच्छा, ठीक है, ओके। आप डायरेक्ट अगर स्लाइड नहीं दिखे तो अनम्यूट करके डायरेक्ट ऐसे ही बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मैसेज वगैरह देख नहीं पाते हैं। अगर मैसेज आप कीजिएगा अभी तो हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है। ठीक, ओके ओके। तो स्मॉल कैप, मिड कैप, ये जाने। लार्ज कैप कौन है? लार्ज कैप कंपनीज वो हैं जो 20,000 करोड़ प्लस का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको मिल जाएगा रिलायंस, अदानी ग्रुप, ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस जो है, एशियन पेंट्स है, कोल इंडिया है, हिंडाल्को है। ठीक है, ये सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं ये मैक्सिमम आपके लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स भी इन लोगों को बोला जाता है। ठीक है, इसमें इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब भी आपका मतलब 20,000 करोड़ छोड़िए, ये लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख करोड़ तक के इन लोग का मार्केट कैप रहता है। ठीक है। तो जो इन्वेस्टिंग हम लोग जो करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन जो हम लोग करेंगे, ठीक है, यहां पे और एक बात ध्यान रखना है। स्मॉल कैप कंपनी जैसे आज टाइटन आज लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन 2002, 2003, 2005 इस टाइम पीरियड में जब टाइटन लिस्ट हुआ था तब वो स्मॉल कैप था। स्मॉल कैप या माइक्रो कैप बोल सकते हैं। ठीक है, एकदम छोटा कंपनी था, लेकिन वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया, आज के डेट में वो लार्ज कैप कंपनी बन गया। तो स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब छोटा कंपनी है इसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको देखना है इसका पोटेंशियल क्या है, इसका बिजनेस क्या है, ठीक है, किस तरह से मार्केट में मैनेजमेंट इसका काम कर रहा है। बढ़िया रहेगा तो हम लोग डिस्कस वहां पे डिसीजन हम लोग लेंगे इन्वेस्टिंग का या ट्रेडिंग का। ठीक है, तो स्मॉल कैप कंपनीज मिड कैप बन सकती है, मिड कैप कंपनीज आपका लार्ज कैप बन सकती है। इसको अपना माइंड में आप लोगों को रखना है। ठीक है, और ये जितना हम बता रहे हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे। उसके बाद और एक टॉपिक आता है अनलिस्टेड शेयर। जब मार्केट में रहेंगे, जब आपका मान लीजिए ब्रोकर के पास आपका नंबर से अकाउंट ओपन हुआ, तो बहुत तरह से आपको इधर उधर से आपको कॉल भी आएंगे। ठीक है, कॉल भी आएंगे कि सर मेरे पास काम कीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये फैसिलिटी वगैरह वगैरह है। तो बहुत सारे कॉल ऐसे भी आते हैं कि अनलिस्टेड शेयर मेरे पास से ले लीजिए। तो एक मार्केट जैसे यहाँ पे हम लोग एनएससी बीएससी में जो भी हम लोग अपना ब्रोकर के थ्रू से जो बाय सेल करके जो हम लोग करेंगे, वो हम लोग लीगल तौर पे हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा एक अनलिस्टेड शेयर का मार्केट है जिसको कि कुछ कंपनियां मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन भी चलाती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम अनलिस्टेड शेयर्स में अगर जाते हैं तो रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू से ही जैसे जाएं। और हर ब्रोकर, मैक्सिमम ब्रोकर आपको ये ऑप्शन दे भी देता है कि आप अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अनलिस्टेड शेयर्स कौन है? कुछ ऐसी कंपनीज जो काफी दिनों से इस मार्केट में बिजनेस कर रही है, अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, और लेकिन अभी तक वो आईपीओ लेके नहीं आई है, मतलब मार्केट में अभी तक लिस्टिंग उसका नहीं हुआ है। लेकिन उसका खरीद बिक्री, एक ग्रे मार्केट होता है, उस ग्रे मार्केट में उसका खरीद बिक्री चलता है। उसका शेयर का एक भाव वहां पे डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे आज के डेट में अगर आपको एक अनलिस्टेड शेयर का नाम हम बताएं, टाटा कैपिटल। ठीक है, टाटा कैपिटल, उसके बाद अपोलो ग्रीन। ठीक है, इस तरह का और भी बहुत सारे मिलेंगे, जैसे फार्मा इजी। ठीक है, उसके बाद एक क्रिकेट टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, जो आईपीएल में आपका आता भी है, वो देखते भी हैं। ठीक है, तो ये सारे
कंपनीज जो है, इन लोग अनलिस्टेड मार्केट जो है, ग्रे मार्केट जो है, वहां पे इन लोगों का शेयर में बाय सेल चलता है। आज टाटा कैपिटल का एक शेयर का दाम लगभग लगभग 940 950 रुपया है। तो आप अगर चाहें कि ये कंपनी में पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन मार्केट में अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, हम इसमें अभी से इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वहां पे आप एक शेयर से लेके 1000 लाख शेयर भी आप खरीद सकते हैं अपना कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है। अब इन जनरल क्या होता है यहाँ पे, थिंकिंग क्या रहता है कि जिस दिन ये अनाउंस होगा, आज मान लीजिए टाटा कैपिटल का एक शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 940 रुपया चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये अनाउंस होगा कि टाटा कैपिटल ओपन मार्केट में आ रहा है, लिस्टिंग हो रहा है, तो उस दिन में भी ये हो सकता है कि टाटा कैपिटल का जो शेयर प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में 940 चल रहा है, वो लिस्टिंग के समय यहाँ पे 2000 हो जाए, 4000 हो जाए, 6000 हो जाए, उसको कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो गुड कंपनी, अच्छा बिजनेस रहा, एक बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उस कंपनी में आप अनलिस्टेड शेयर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू। ये एक टॉपिक आप लोगों को अपना माइंड में रखना है, आने वाले समय में ये सारा चीज भी आप लोगों को देखने सुनने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और एक टॉपिक है क्या, क्वार्टरली अर्निंग्स, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर्स के बाद क्वार्टरली अर्निंग्स जो है, यहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को दे दिए कुछ, मान लीजिए किसी को हम पैसा दे दिए उधारी, वो कुछ एक मैटर, वो बोला कि हम एक बिजनेस करेंगे, हमको 1 लाख रुपया उधार दो, ठीक है, तुमको हम 6 महीना 1 साल के बाद ये रिटर्न तुमको हम दे दिए, ठीक, दे देंगे तुमको। तो जब आप 1 लाख रुपया दे दिए उसको, तो क्या उसका बिजनेस के बारे में आपको जानकारी आप ले सकते हैं कि सुबह शाम या 1 महीना 2 महीना 3 महीना में जाके पूछें तुम्हारा बिक्री कितना हुआ है, अपना हिसाब दिखाओ, ठीक है, मेरा जो 1 लाख रुपया लिया है तुम, तो तुम यहाँ पे मुझे हिसाब दिखाओ कि 1 लाख रुपया का तुम क्या किया है। तो जनरली क्या होता है कि हिसाब कोई दिखाता नहीं है, देता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जब आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपनी बाध्य है हर क्वार्टर में अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपको ओपन पब्लिक में, मतलब पब्लिकली इस चीज को उन लोगों को अनाउंस करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्वार्टरली अर्निंग्स, मतलब साल में 4 बार अपना अर्निंग्स को, मतलब प्रत्येक क्वार्टर, प्रत्येक 3 महीना में कंपनी का क्या ग्रोथ हो रहा है या क्या डाउनफॉल हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट आपका नीचे तरफ जा रहा है या ऊपर तरफ जा रहा है, ठीक है, कैश फ्लो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सारा चीज एक एक रुपये का हिसाब कंपनी क्वार्टरली बेसिस में आप तक पहुंचाती है ऑनलाइन में। आपके पास जो कंपनी में आप इन्वेस्टेड रहेंगे, वो कंपनी डायरेक्ट आपको मेल भी करती है, ठीक है। अदरवाइज आप उस कंपनी का वेबसाइट में जाके कोई भी क्वार्टर का उसका जो भी अर्निंग रिपोर्ट है, वो सारा रिपोर्ट आप वहां पे देख सकते हैं। और अर्निंग रिपोर्ट्स में वो लोग अपना प्रीवियस जो क्वार्टर में जो काम हुआ है उसका पूरा डिटेल्स रखता है, प्लस आने वाले जो महीना, क्वार्टर या जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उस ईयर में क्या कैपेक्स होगा, क्या मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, नया क्या करने वाले हैं, कितना और बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, ये सारा एक प्रोजेक्शन भी एक रेडी करके कंपनी आप लोगों के सामने देती है, ठीक है। तो सिंपल है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी हमसे कुछ छुपा नहीं सकती है, उस कंपनी का सारा अकाउंट्स का डिटेल्स भी वो क्वार्टरली बेसिस में हमको शो करे। मतलब इसीलिए ये बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट काफी ट्रांसपेरेंट है। आप जहां पे पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा सही तरीके से काम में लग रहा है, बिजनेस में काम में लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आपको प्रत्येक क्वार्टर में आपको पता चलेगा, ठीक है। एक ये हुआ क्वार्टरली अर्निंग। इसके बाद सेकंड कॉलम में जब आते हैं, तो एक है आईपीओ एंड सेकेंडरी मार्केट। ये हम लोग स्टार्टिंग में ही एक शॉर्ट डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं इसको। आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी ये चाहती है कि हम जो एक्सचेंज में, एक्सचेंज मतलब एनएससी या बीएससी जो मेजर है, यहाँ पे हम ओपन मार्केट में हम लिस्ट होके हम यहाँ पे जो पैसा है पैसा उठाएंगे, तो वो कंपनी आईपीओ लेके आती है। सिंपली मतलब एक कंपनी है 1000 करोड़ का कंपनी आज के डेट में है, एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे जोमेटो, ठीक है।
जोमेटो आज से 2 साल 3 साल पहले उसका आईपीओ आया, ठीक है, आज वो ट्रेड कर रही है। तो जोमेटो क्या ये सोचा, उसका 1,000 करोड़ का एक मार्केट कैप वो बनाया, अपना बिजनेस को पहले वो फैलाया, बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद उसको लगा कि अगर हमको और 4,000 करोड़ रुपया, 4,000 करोड़ अगर हमको मिल जाए, तो हम अपना बिजनेस को और ज्यादा जल्दी, ज्यादा क्विक हम उसको और डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बिजनेस को अगर ज्यादा और बढ़ा सके, ज्यादा और जगह में अगर हम पहुंच सके, तो मेरा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी मेरा ज्यादा आना शुरू होगा, ठीक है। तो कंपनी का मैनेजमेंट बैंकर्स के साथ मिलके, सेबी का परमिशन लेके, ठीक है, डीआरएच जो होता है वो फॉर्म कंप्लीट करके अपना आईपीओ के लिए अप्लाई किया। अब 4,000 करोड़, कोई एक पर्सन तो उतना पैसा देगा नहीं, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन रहता है, रिटेल पोर्शन का भी एक ऑप्शन रहता है, एचएनआई का ऑप्शन रहता है, एफआईआई डीआई जो है उन लोगों का भी ऑप्शन रहता है, सारे वहां पे बिड करते हैं, ठीक है। बिडिंग का वहां पे प्राइस लिमिट, जब भी आईपीओ आता है, आईपीओ में देखिएगा एक प्राइस लिमिट आपको दिया जाता है, ठीक है। जैसे जोमेटो का आया, हम एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं। जोमेटो का आईपीओ लाया, वो अपना जो बिडिंग प्राइस रखा कितना, आपका 70 रुपया से 80 रुपया। तो आप 70 से 80 के भीतर में कोई भी प्राइस में आप वहां पे बिड लगा सकते थे, ठीक है। और जब आईपीओ आता है, ये लॉट वाइज आता है, आप एक सिंगल शेयर के लिए आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। वहां पे एक लॉट आता है, और एक लॉट अप्रोक्सीमेटली आपका 14,000 से लेकर 15,000 तक का एक लॉट में आपका इन्वेस्टमेंट जाता है। उसमें शेयर प्राइस अगर मान लीजिए 100 रुपया रहा, तो आपको 140 से 150 शेयर आपको वहां पे मिलेगा। तो आईपीओ से अगर आपको जो शेयर मिलता है, वो एक्चुअल क्या, वो कंपनी से डायरेक्ट आपको मिला शेयर, मतलब कंपनी का डायरेक्ट पोर्शन आपको वहां पे मिल रहा है। प्रोमोटर अपना हिस्सा डायरेक्ट आपको दे रहा है, अगर आईपीओ से आपको डायरेक्ट शेयर अगर अलॉट होता है तो, ठीक है। जब ये अलॉट हो गया, मतलब यहाँ पे आईपीओ आया, 4,000 करोड़ का डिमांड था, ठीक है। वहां पे सारे जितने रिटेल्स हैं, हम लोग भी वहां पे अप्लाई किए। जो एचएनआई है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो लोग भी वहां पे अप्लाई किए। एफआईआई जो है वो लोग भी अप्लाई किए, सब्सक्राइब हो गया। अब कभी कभी क्या होता है आईपीओ में, जो कंपनी 4,000 करोड़ रुपया उठाना चाहती है, आईपीओ में इतना वहां पे बिड जाता है कि वहां पे देखा गया कि 10,000 करोड़ का बिड आ गया, 10,000 करोड़। वो चाह रहा था मार्केट से 4,000 करोड़ उठाना, उसके पास बिड आ गया 10,000 करोड़ का। तो उतना पैसा उसको जरूरत है नहीं, तो 4,000 करोड़ तक का ही जो एप्लीकेशन है वो लोग वहां पे अलॉट करते हैं, बाकी जो है वो रिजेक्ट होता है। जो क्लाइंट अप्लाई किया है उसके अकाउंट में पैसा रिवर्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। तो आईपीओ जब आ गया, अब वहां पे आईपीओ जब, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक लिस्टिंग डेट होता है, ठीक है। लिस्टिंग डेट में ओपनिंग बेल सेरेमनी किया जाता है एनएससी में, और उस दिन वहां पे ओपन मार्केट, मतलब लाइव मार्केट, जो लाइव मार्केट में वहां पे लिस्टिंग हो गया। जब लिस्टिंग हुआ, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ था प्राइमरी मार्केट, घंटी जब बचा वो डायरेक्ट आ गया, जंप कहां पे किया, सेकेंडरी मार्केट में। अब यहाँ पे ओपन मार्केट में क्या हुआ, अब बाई और सेल हम लोग वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, हम लोग जो यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू हम लोग जो यहाँ पे काम करेंगे, जैसे टाटा मोटर्स का शेयर खरीदेंगे, या टीसीएस का शेयर खरीदेंगे, एशियन पेंट का शेयर खरीदेंगे, तो हम लोग सेकेंडरी मार्केट जो है, सेकेंडरी मार्केट से हम लोग यहाँ पे खरीद बिक्री कर रहे हैं। मतलब मेरे पास एशियन पेंट है, हम उसको सेल करना चाह रहे हैं, आप एशियन पेंट बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो शेयर है, मेरा शेयर आपके पास चल गया, आप जो पैसा दे रहे थे वो पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। सिंपल लेन देन यहाँ पे गिव एंड टेक सेकेंडरी मार्केट में चलता है। और ये जो प्रोसेस, ये जो टोटल प्रोसेस जो है, ये किसके जरिए से होता है, जो कि हम लोग पहले भी बात किए, ब्रोकर, ठीक है। जो स्टॉक ब्रोकर है, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है एनएससी और बीएससी में, उस ब्रोकर के जरिए आप सेकेंडरी मार्केट में या आईपीओ में, प्राइमरी मार्केट में आप स्टॉक खरीदने के लिए आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसमें आपका सारा चीज इंक्लूड है। एक पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो मतलब आपका, एक तरह से कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या एसेट्स है, उसका पूरा डेफिनेशन वो पोर्टफोलियो आपका है, ठीक है। तो जब आप अपना ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है उसको जब यूज कीजिएगा, तो वहां पे आपको पोर्टफोलियो या होल्डिंग बोल के एक सेक्शन आपको मिलेगा,
ठीक है। तो जनरली क्या है कि पोर्टफोलियो हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि पोर्टफोलियो में अपना इक्विटी शेयर, मान लीजिए कुछ हम रिलायंस टाटा वगैरह का शेयर हम खरीद लिए हैं, यही मेरा पोर्टफोलियो है। ये एक्चुअल पोर्टफोलियो नहीं होता है। ठीक है। पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो आपको जो बनाएंगे आप, तो बहुत सारा चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहला चीज होता है आपका एज। आपका एज कितना है, क्योंकि आपका जो एज है, एज के हिसाब से आपका रिस्क कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है कि कोई एक रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, कोई एक रिटायर्ड पर्सन है जिनका उम्र 60 साल 65 साल हो चुका है, उनका रिस्क लेने का क्षमता, और मान लीजिए आज के डेट में आप में से कोई है 20 साल, 20 ईयर्स का आपका उम्र हो रहा है, तो आपका रिस्क लेने का क्षमता, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, होगा ही। क्योंकि अगर हम एक इंसान का औसत आयु अगर 70 साल माने, औसत आयु अगर 70 साल मान के चलते हैं, तो रिटायर्ड पर्सन जो है उनके पास जिंदगी का ओनली 10 ईयर्स बाकी है। लेकिन जो 20 ईयर्स के हैं उनके पास अपना लाइफ का भी 50 ईयर्स बाकी है, 50 साल बाकी है। तो 10 ईयर्स जिसके पास बाकी है, टाइम उनके पास बहुत कम है, वो रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तब उनका पोर्टफोलियो में उसको उस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाता है कि पोर्टफोलियो में हम इस तरह के स्टॉक्स रखें जो डिफेंसिव हो, ठीक है, जो डिविडेंड पे करे, ठीक है, और साथ ही साथ पोर्टफोलियो में हम लोग बॉन्ड को, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जो कि फिक्स रिटर्न जनरेट करके देते हैं, चाहे वो रिटर्न कम ही रहे, ठीक है, वो हम लोग वहां पे सजेस्ट वहां पे करते हैं पोर्टफोलियो में। ठीक है। साथ में आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें भी आपका वहां पे सजेशन दिया जाता है कि आप अपना पोर्टफोलियो को इस तरह से बनाएं। तो जो एक रिटायर्ड पर्सन है उनका पोर्टफोलियो में डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब एफडी टाइप के फिक्स रिटर्न वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो लगभग आपका 70% होगा। ठीक है, जो फिक्स रिटर्न वाले हैं। ठीक है। आपका जो गोल्ड सिल्वर वगैरह जो है, कॉमोडिटीज जो है, उसमें हो सकता है मैक्सिमम 10 to 15% का आपका वो एलोकेशन रखे। ठीक है। और बाकी जो 10-15% या 20% बचा, वो इक्विटी में आपका जो डिफेंसिव स्टॉक्स है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब क्या है कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ही सिक्योर जगह में खड़ा रहेगा। ठीक है। लेकिन जो 20 साल के पर्सन है, जो 20 ईयर्स आज जिनके हो रहे हैं, उनके पास रिस्क लेने का अभी बहुत ज्यादा स्कोप बचा हुआ है। तो उनका पोर्टफोलियो जस्ट इसका जो ऑपोजिट होता है, आप उस तरह से आप तैयार कर सकते हैं कि यहां पे इक्विटी में उसका इन्वेस्टमेंट होगा 70% का। ये एजम कीजिए कि 1 लाख रुपए अगर उनके पास है, जो 20 ईयर्स का पर्सन है उनके पास, तो 70,000 रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें ग्रोथ स्टॉक्स, ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स, ये तीनों टाइप के स्टॉक्स वहां पे वो 70,000 में आपको खरीद के रखना पड़ता है। ठीक है। कुछ आपका गोल्ड रहेगा, और डेट इंस्ट्रूमेंट बहुत ही मिनिमाइज वहां पे मिनिमम रखने से भी उनको चलेगा। तो ये होता है एक्चुअल आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करना। ठीक है। जो कि हम लोग जब यहाँ पे धीरे धीरे और सीखेंगे, ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे, तो आप भी अपना जो पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपका चाहे अमाउंट 50,000 का हो, या आपका पास अमाउंट 5 लाख का हो, या आपका 50 लाख का कैपेसिटी है, ठीक है, तो आप अपना पोर्टफोलियो को किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है। और उससे कैसे रिटर्न भी आप लोग लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में जनरेट कर पाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन हम लोग करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है। उसके बाद का एक टॉपिक है बिड एंड आस्क। ठीक है। बिड एंड आस्क, बिड एंड आस्क कुछ देर पहले जैसे हम लोग बोले आईपीओ में बिड करना पड़ता है। अब मान लीजिए बिड एंड आस्क मतलब सिंपली क्या है, ये खरीदने वाले और बेचने वाले के भीतर एक आपका जो निगोशिएशन जो बोल सकते हैं, निगोशिएशन हो रहा है। ठीक है। आस्क मतलब होता है हम बेचना चाह रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मेरे पास शेयर है। ठीक है। टीसीएस का शेयर हम बेचना चाह रहे हैं। हम जितना भी खरीदे हैं वो एक अलग चैप्टर है। आज के डेट में हम बेचना चाह रहे हैं 3,500 रुपए में। ठीक है। तो हम अपना ब्रोकर के पास, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में हम एक ऑर्डर पंच कर सकते हैं कि टीसीएस जो है, टीसीएस को 3,500 में मेरा सेल करना है।
तो ये हम आस कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ये 3,500 मिलेगा तो हम अपना शेयर को बेच देंगे, आपको दे देंगे। दूसरे साइड में क्या है कि एक बिड करने वाला है, जो खरीदने वाला है, वो बोल रहा है कि नहीं भैया, हम 3500 रुपया में नहीं खरीदेंगे, मेरा बिड है कितना, 3490 में। 3490 में वो अपना बिड लगा के रखा है, और आपका सेल कितना में लगा के रखे हैं आप, 3500 रुपया में। तो 10 रुपया का ये डिफरेंस जो है, ये बिड एंड आस्क का हम लोग डिफरेंस प्राइस बोलते हैं। अब क्या है कि मार्केट जब मूवमेंट करता, अप डाउन जब मार्केट का मोमेंटम चलता है, जो मान लीजिए टीसीएस में भी जो है, कभी कभी क्या होता है कि बायर्स ज्यादा आ जाते हैं, बुलिश हो जाता है, बायर्स ज्यादा घुस गए, ठीक है। तो बायर्स जब ज्यादा घुसते हैं तब वो लोग क्या करते हैं कि तुम कोई भी प्राइस में बेचोगे हम खरीद लेंगे, आप तो 3500 में लगाइएगा, वो 3500 में वो खा जाएगा, ठीक है। तो ये बीड एंड आस्क के जरिए से क्या किया जाता है, सिंपली कि हम अपना जो सेल करने का जो हम प्राइस मांग रहे हैं, या बाय करने का जो प्राइस हम मांग रहे हैं, उसको हम यहाँ पे ओपनली, ओपन मार्केट में हम डाल रहे हैं, इसको बीड एंड आस्क। और जब ये बीड एंड आस्क का प्राइस जब आपका मैच कर जाता है, तब आपका बाय होता है या सेल होता है, ठीक है। तो बाय सेल सेम बिड एंड आस्क का ही सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप कि हम ऑर्डर लगा के रखे थे, मेरा एग्जीक्यूट हो गया, बाय साइड में रखे थे तो बाय हो गया, अगर सेल साइड में रखे थे तो मेरा सेल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जब आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में जाइएगा बाय एंड सेल करने के लिए, तो बाय और सेल आपका करने के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस यहां पे करना पड़ता है। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर आपका तीन तरह का मेन जो यूज किया जाता है, तीन तरह का, इसके अलावे भी और भी बहुत तरह के है, जो टेक्निकल पार्ट है उसको धीरे धीरे उसको और जानेंगे हम लोग। जैसे लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, और जीटीटी ऑर्डर है, ये तीन के बारे में अभी आप लोग फर्स्टली जानिए। उसके बाद बास्केट ऑर्डर होता है, ठीक है, सीएनसी वगैरह वगैरह बहुत तरह का और रहता है, ठीक है। उसको हम लोग आगे जब जाएंगे तो उसको और डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो ऑर्डर में लिमिट ऑर्डर क्या है, जैसे आप, हम आपको जैसे पहले एक एग्जांपल बताएं कि हम 3500 रुपया में हम सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम 3500 रुपया अपना ब्रोकर का प्लेटफॉर्म में जो सेल ऑर्डर होगा वहां पे हम 3500 रुपया टाइप करके लिख दिए, और वहां पे ऑर्डर अपना पंच की। तो जब तक 3500 रुपये का उसको प्राइस नहीं मिलेगा, वो ऑर्डर आपका सेल नहीं होगा, कोई भी हालत में। 3500 का प्राइस मिलेगा तभी होगा सेल, नहीं तो नहीं होगा। वो लिमिट आप दे दिए कि इससे नीचे में हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन जो रहता है मार्केट ऑर्डर, कि हमको उतना लिमिट विमिट हमको नहीं पता, हमको अभी बेच के निकलना है, ठीक है। तो आप ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म होगा वहां पे मार्केट ऑर्डर आप सेट कर लिए। तो मार्केट ऑर्डर जब सेट करके आप जब वहां पे ऑर्डर पंच कीजिएगा, साथ ही साथ ब्रोकर को जो प्राइस नजदीक में जो प्राइस मिलेगा, मान लीजिए आप 3500 में आप सोच रहे थे पहले, लेकिन अभी आप मार्केट में मारे, उस वक्त मार्केट में ऑर्डर चल रहा है 3490 या 3495, तो जो प्राइस ब्रोकर को सबसे सामने में मिलेगा वो प्राइस में आपका वो सेल कर देगा टीसीएस का शेयर। ये मार्केट ऑर्डर हो गया, ठीक है। और एक होता है जीटीटी, गुड टिल ट्रेड, जीटीटी ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या है, जैसे लिमिट और मार्केट ऑर्डर जो है ये सेम डे के लिए आपका वैलिड होता है, मतलब आज जो ट्रेडिंग सेशन है 6 घंटा 15 मिनट, उतना समय तक ही आपका ये वैलिड है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन जीटीडी ऑर्डर जो है, ये काफी ब्रोकर के जो प्लेटफॉर्म्स है वो आपका अवेलेबल करवा चुके हैं। ये ऑर्डर आपका 1 ईयर तक आपका वैलिड रहता है, 1 साल तक, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है मार्केट को देखने का, आज मान लीजिए आप मार्केट को देखें, हो सकता है कि आप मार्केट को फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप नहीं देख सकते, नहीं देख पाएंगे, कहीं ऐसा जगह में नेटवर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि टाटा मोटर्स हमको अच्छा लग रहा है, टाटा मोटर्स का भी प्राइस चल रहा है 700 रुपया, टाटा मोटर्स अगर 500 में आ जाए तो हम खरीद लेंगे इसको। टाटा मोटर्स अगर 500 में आ जाएगा तो हम इसको खरीद लेंगे। लेकिन हो सकता है टाटा मोटर्स 2 4 दिन 5 दिन के भीतर आ जाए, या 10 दिन 20 दिन, 1 महीना 2 महीना भी लगा सकता है 700 से 500 जाने में, ठीक है। आपको उतना समय नहीं मिला, मिलता नहीं है, और उतना माइंड में भी नहीं रहेगा। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जीटीटी ऑर्डर लगा के टाटा मोटर्स 500 रुपया का प्राइस देके कितना क्वांटिटी, मतलब कितना पीस लेना चाहते हैं वो लेके आप छोड़ दिए।
अब जिस दिन, एक साल के भीतर जिस दिन टाटा मोटर 500 रुपया में आएगा, आपका बाय ऑटोमेटिक वहां पे ब्रोकर आपके लिए कर देगा। उसके लिए आपको दूसरा बार उधर ताकना भी आपको नहीं है। ठीक है, तो ये एक जीटीटी ऑर्डर का एक अच्छा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। उसके बाद रहता है मार्जिन। ठीक है, एक टॉपिक है मार्जिन का। मार्जिन क्या है? ये सिंपली है, मतलब कह सकते हैं उधार लेना, जो कि बहुत सारे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो लोग करते हैं, लेकिन जो काफी एक्सपर्ट हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि नया नया मार्केट में इन कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्सपर्ट है मार्केट में, कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, वो लोग मार्जिन का यूज करते हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं। ये इंट्राडे बेसिस में ये एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप 50,000 का माल आप उठा सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 5 लाख का बाई सेल आप कर सकते हैं। 4 लाख रुपया ब्रोकर आपको दे देता है सेम डे के लिए उधार, लेकिन वो 9:15 से 3:15 तक ही आपका वो पैसा आपको देता है, मतलब 6 घंटा के लिए देता है। अब आप वहां पे ट्रेड जो भी किए, आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो आपका मैटर, आपको वो सौदा काट के निकल जाना पड़ेगा। मतलब सिंपली यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक आपको एक्स्ट्रा वो पैसा आपको अवेलेबल करवा देता है ब्रोकर। ठीक है, ये मार्जिन का एक बेनिफिट है। दूसरा है उसके बाद एमटीएफ, ये है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये एक बहुत ही अच्छा चीज ब्रोकर या एक्सचेंज बोल सकते हैं लाया है। जिनके पास मान लीजिए अमाउंट कम है, लेकिन वो ट्रेड करना चाहता है, बने रहना चाहता है ट्रेड में और इनकम करना चाहता है, तो सेम ये भी प्रोसेस है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उसका 2 गुना 3 गुना मैक्सिमम 4 गुना तक आप ट्रेड पकड़ के ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको खरीदना है टीसीएस। टीसीएस का एक प्राइस अभी चल रहा है 3,000 रुपया। ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया में हम टीसीएस का कितना शेयर खरीद सकते हैं? 33 क्वांटिटी। 3,000 इंटू 33 आपका हो गया 99,000। तो 1 लाख में हम 33 क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग यहाँ पे आपको अप टू 4 टाइम्स, मतलब आपको ब्रोकर ये बोल रहा है कि आप 33 के जगह में आप लगभग लगभग उसका 4 गुना, मतलब 132 क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 132 क्वांटिटी आप वही 1 लाख रुपया के भीतर ही आप 132 क्वांटिटी टीसीएस का शेयर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसका एक टेक्निकल पार्ट होता है कि खरीदने के बाद आपको उसको ब्रोकर के पास प्लेज कर देना पड़ता है। ठीक है, प्लेज करने के बाद आप उसको अप टू 1 ईयर तक भी होल्ड कर सकते हैं, अप टू 1 ईयर तक। ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको ब्रोकर को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो विभिन्न ब्रोकर का विभिन्न रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्जेस आपको लगता हुआ। तो इसमें कौन ट्रेड करते हैं? जो काफी कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये स्टॉक में अगर हम पैसा लगाते हैं तो ये स्टॉक हमको आने वाला 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके हमको दे सकता है। तो उसके लिए काफी डीप एनालिसिस होना चाहिए और उस स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तभी जाके ये फैसिलिटी अगर आप यूज करते हैं तो सिंपल है कि आपका 1 लाख का वो वैल्यूएशन आपको दे रहा है कि आप 4 लाख का काम मार्केट में कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये है एमटीएफ का बेनिफिट, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों का आमना सामना होगा, वह सर्किट लिमिट। ठीक है, सर्किट सर्किट हम लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस में सुने होंगे, सर्किट ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस का सर्किट वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सर्किट लिमिट क्या है कि जितने स्टॉक जो हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने स्टॉक जैसे एनएससी और बीएससी मिला के हम लोग अप्रोक्सीमेटली 7,000 स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको आप ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्टॉक का एक लिमिटेशन करके रखा है एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज इसका एक लिमिटेशन मतलब एक कैपिंग करके रखा है कि आप एक दिन में एक ट्रेडिंग सेशन में आप अपना इतना परसेंट ही ऊपर जा सकते हैं, इतना परसेंट आप नीचे जा सकते हैं।
उससे ज्यादा ऊपर या उससे ज्यादा नीचे आप नहीं जा सकते हैं, आपको फ्रीज कर दिया जाएगा उस जगह पे, जिसका कैपिंग लिमिट मैक्सिमम जो होता है 20% का रखा जाता है जनरली। ठीक है, कोई कोई स्टॉक का 20% है, कोई कोई स्टॉक का 10% है, कोई कोई स्टॉक का 5% रहता है, कोई स्टॉक का आपका 2% भी रहता है। ठीक है, मतलब अगर सर्किट लिमिट 20% है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस, ठीक है, वैसे रिलायंस जो है एफएनओ का स्टॉक है, उसका टर्म्स कंडीशन अलग है, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि रिलायंस जो है, रिलायंस का सर्किट लिमिट है 20%। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, तो रिलायंस आज उसका प्राइस चल रहा है 1000, 1000। तो 1000 का 20% कितना हुआ? 200 रुपया। तो रिलायंस आज का सिंगल ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम आपका 1200 रुपया तक जा सकता है। 1200 रुपया का ऊपर वो नहीं जा सकता। ठीक है, वहां पे जाकर वो फ्रीज हो जाएगा। वहां पे सर्किट लगा हुआ है, तो वो सर्किट में जाकर वो वहां पे फंस जाता है, वहां से वो ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, और अगर रिलायंस कोई दिन मान लीजिए मार्केट बहुत ही खराब है, या रिलायंस बहुत ही खराब कुछ न्यूज है, तो रिलायंस अगर उस दिन गिर सकता है, तो मैक्सिमम आपका 20% ही गिर सकता है। मतलब 1000 का 20% 200 रुपया होता है। 800 रुपया में उसका सर्किट लिमिट लगा रहता है कि एक दिन में वो 800 से नीचे वो नहीं जाएगा। ये होता सर्किट लिमिट। ठीक है, ये हर स्टॉक, चाहे स्मॉल कैप रहे, मिड कैप रहे, लार्ज कैप रहे, हर स्टॉक में ये सर्किट लिमिट मैंडेटरी है और रहता ही है। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई स्टॉक में आप पैसा लगाए हैं, एक दिन में वो आपका 50% चल गया ऊपर, या एक दिन में आपका 50% आ गया नीचे। ये नहीं होता। ठीक है, हाँ, इसका एग्जम्पशन कौन है? जो सर्किट लिमिट है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो स्टॉक्स हैं, जितने ये आप 7000 स्टॉक जो हम बताए हैं, ये 7000 स्टॉक्स में से 225 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी अवेलेबल हैं। उसका अलग से भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग होता है। फ्यूचर ऑप्शन क्या है ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि ये 225 जो एफएनओ स्टॉक्स है, इन लोगों का सर्किट लिमिट नहीं रहता है। ये 10% अगर सर्किट लिमिट है, उससे ऊपर भी भाग सकता है। 10% सर्किट लिमिट नीचे है, उसके नीचे भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है, उसका एक आपका बैन होता है। अगर उसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट एक होता है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर उसका अप हो जाता है या डाउन हो जाता है, उसके हिसाब से वहां उस स्टॉक में स्पेसिफिकली ट्रेडिंग को बैन किया जाता है। ठीक है, जो एफएनओ का स्टॉक होता है। तो ये है सर्किट लिमिट। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस चैप्टर में हम लोग एक डिस्कशन किए थे बुल मार्केट और बेयर मार्केट का। ठीक है, बुल मार्केट में मतलब चारों तरफ हरियाली दिखता है, पैसा अच्छा खासा बनता है। ठीक है, और मार्केट एक अप ट्रेंड मूव में ही रहता है। अब बियर मार्केट में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, मार्केट गिरता रहता है और पैसे का नुकसान भी करवाता है। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी होता है कि हम जब कोई भी ट्रेड में घुसे, तो वहां पे ट्रेंड को देखना, जो कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हम लोग बात किए थे। ट्रेंड अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है। तो बुल मार्केट में हमको जब अप ट्रेंड जब हमको दिखे, हम वहां पे इन्वेस्टेड होंगे। ठीक है, ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। ठीक है, बियर मार्केट में डाउन आता है मार्केट, हमको ये देखना पड़ता है कि बेस कहां पे बना रहा है, कहां से घूम सकता है मार्केट। ठीक है, वहां पे हम लोग अपना बियर मार्केट जब खत्म होने को रहता है, वहां पे अपना पोजीशन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब इस कोर्स में जब आगे बढ़ेंगे, तो एक चीज बार बार आएगा, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, गोइंग लॉन्ग या शॉर्ट सेलिंग, गोइंग शॉर्ट। तो लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब नाटा, वहां पे ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो मतलब नहीं है। लॉन्ग मतलब हम बाई साइड में जा रहे हैं, शॉर्ट मतलब हम सेल साइड में जा रहे हैं। इसका सिंपली शाब्दिक अर्थ को समझ कर रखिएगा। जब भी ये डिस्कस होगा कि हम इस स्टॉक में लॉन्ग हो गए हैं, कि टीसीएस में हम लॉन्ग हैं, तो टीसीएस को हम बाई किए हैं सिंपली। और अगर रिलायंस में हम शॉर्ट पोजीशन लिए हैं, शॉर्ट सेलिंग किए हैं, ठीक है, तो सिंपली है रिलायंस को हम सेल किए हैं।
ठीक है, हम सेल पोजीशन में, हम बेयरिश हैं रिलायंस में कि रिलायंस गिरने वाला है, इसलिए हम शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, तो इक्विटी मार्केट में लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं आप, शॉर्ट पोजीशन भी आप बना सकते हैं, और दोनों साइड से आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खरीद के ही होल्ड करके हम उसको रखें, वहां से मेरा पैसा आया। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई स्टॉक, कोई कंपनी गिरने वाला है, इसका कुछ रिजल्ट या खबर कुछ खराब है, ठीक है, तो उस कंपनी में, उस स्टॉक में आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हैं। इसको आने वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में, और जब हम लोग टेक्निकल पार्ट में स्पेसिफिकली घुसेंगे तो ये सारा डिटेल्स हम लोग पता करेंगे, और डीप डाइव ये सब में भी करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी जान के रखिए, सिर्फ खरीद के पैसा नहीं बनाया जाता स्टॉक मार्केट में, बेच के भी पैसा बनाया जाता है। ठीक है, आज बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं, जैसे एक नाम सुने होंगे, राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला खरीद के जितना नहीं बनाया था, उससे ज्यादा बेच के पैसा बनाया था। वो अपना कैपिटल ही तैयार किया था बेच कर, स्टॉक को सेल कर करके वो पैसा बनाया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मनु मानेक बोल के उस तरह के एक उसके ऊपर अच्छा एक वेब सीरीज भी है, आप लोग देख भी सकते हैं, आपका स्कैम 1992। ठीक है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद एक फिल्म भी है अभिषेक बच्चन का, बिग बुल। ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। देख देख के आपको मजा भी आएगा। ठीक है, और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं वहां पे, ये सारा चीज मिलेगा आप लोगों को। तो ये लॉन्ग शॉर्ट ये समझ में आया। इसके बाद और एक टॉपिक होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब आपका टोटल जो मात्रा, क्या चीज का, बाय एंड सेल का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ट्रेडिंग में, जब हम लोग बाय पोजीशन लेने जाते हैं या सेल पोजीशन लेने जाते हैं। ये हम लोग आगे हम लोग पता करेंगे, जानेंगे कि वॉल्यूम का एग्जैक्ट किस तरह से यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये वर्ड जो है बार बार आएगा। तो वॉल्यूम मतलब एक चीज माइंड में अपना सेटअप रखिएगा, वॉल्यूम मतलब टोटल बाय एंड सेल आज के दिन में जो हुआ है, या इस सप्ताह जो हुआ है, या इस महीना हुआ है। ठीक है, उसका टोटल वॉल्यूम, जो बायर्स एंड सेलर्स जो मिलके जो क्वांटिटी वहां पे ऑर्डर लगाए हैं, उसका एक्यूमुलेशन होता है वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम आप जब चार्ट, आप जब देखेंगे चार्ट, जैसे 5 मिनट से लेके आपका 1 साल तक का आपका चार्ट, सेकेंड से लेके साल तक का चार्ट है, तो प्रत्येक सेकेंड भी आपका वॉल्यूम जनरेट होता है, और 1 साल में भी आपका वॉल्यूम जनरेट होता है। ठीक है, तो ये देखना काफी जरूरी होता है हम लोग जब कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कि ट्रेडिंग में जो स्टॉक में या इंडेक्स में हम लोग पोजीशन ले रहे हैं, उसमें वॉल्यूम कितना है, मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले कितने वहां पे अवेलेबल हैं। जिस स्टॉक में जितना ज्यादा वॉल्यूम रहता है, जिस कंपनी में जितना ज्यादा वॉल्यूम रहता है, वो उतना ज्यादा लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब आपका ऑर्डर काफी जल्दी एग्जीक्यूशन वहां पे होता है। ठीक है, जो बीड एंड आस्क जो बोले, जो कुछ देर पहले हम लोग डिस्कशन किए हैं बीड एंड आस्क का, कि आप 3500 में लगाए हैं और आस्क किए हैं, और यहाँ पे बीड लगाया गया है 3490 में। तो ये कब होता है, इतना बड़ा डिफरेंस कब होता है? जब बायर्स और सेलर्स कम रहे। लेकिन जब कोई स्टॉक में बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, तो वहां पे डिफरेंस रुपया में नहीं, पैसा में होता है। आपको वो डिफरेंस मिलेगा 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसे। ये आपको डिफरेंस मिलेगा जब ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब लिक्विडिटी उस स्टॉक में बढ़ जाता है। तो हम लोग आने वाले समय में जब भी कोई ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेंगे, तो वहां पे ये चीज खास करके देखेंगे कि इस स्टॉक में वॉल्यूम कैसा है, मतलब बायर्स और सेलर्स ज्यादा है या नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा है या नहीं इस स्टॉक में। तभी उस स्टॉक में अपना पोजीशन बनाने का हम लोग जो डिसीजन है उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा सिंपली। वैसे तो अभी हम कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज हो सकता है कि माइंड में रुकेगा नहीं, निकल जाएगा। तो ये क्लास होने के बाद इसका जो वीडियो है, ये वीडियो भी हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। इसको यूट्यूब में जाके अगर स्पीड में ज्यादा हो गया है, तो इसको शॉर्ट में आप 2x करके या 0.5x करके भी आप इसको देख लीजिएगा, तो और इसको क्लियरिटी आ जाएगा आप लोगों को।
ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट के बाद और एक टॉपिक जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये क्लियर किए। उसके बाद है आपका एवरेजिंग। एवरेजिंग मतलब सिंपली है कि हम कोई स्टॉक, मान लीजिए हम खरीदे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर ही हम समझा रहे हैं ताकि समझने में आसानी रहे। जैसे मान लीजिए हम रिलायंस खरीदे हैं 1,000 रुपया में आज के डेट में। तो सबसे पहला एक रूल क्या होता है कि हम कोई कंपनी में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कंपनी में अगर हम अपना पैसा, चाहे वो 1 रुपया हो या 1 लाख हो, हम इन्वेस्ट करने के पहले तक हम उसका ईच एंड एवरीथिंग, सारा चीज हम जांच पड़ताल करके, टेक्निकल देख के, फंडामेंटल देख के, सारा चीज देख के हम पहले सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ, हर तरफ से ये एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सोना है, खरा सोना है। ठीक है। जिस दिन आप एंट्री कर गए, उस स्टॉक को आप खरीद लिए, तो एक चीज माइंड में रखना है कि अगर मेरे खरीदने के बाद ये 50% भी डाउन हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए। क्लियर? क्योंकि आप उस स्टॉक के बारे में इतना एनालिसिस कर लीजिए, इतना डिटेल्स उसका देख लीजिए, बिजनेस देख लीजिए, वो सारा चीज देखने के बाद आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के पहले हमको वो सारा चीज जांच पड़ताल हमको करना है कि हमको इसमें पैसा लगाना है या नहीं। अगर लगाने के बाद वो गिर भी जाता 50%, तो वो कॉन्फिडेंस भी आपका होना चाहिए, वो आपका मेंटेलिटी भी होना चाहिए, माइंड सेट भी होना चाहिए कि 50-60% गिर भी जाता है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम पकड़ के रखेंगे। क्योंकि ये कंपनी में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लंबा रेस का घोड़ा है। ये हो सकता है आज गिरा है, लेकिन फिर से ये गिर के खड़ा हो जाएगा। तो एवरेजिंग हम कौन सा स्टॉक में करते हैं? जिस स्टॉक में मेरा वो कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, ये कंपनी मेरा पैसा कभी डुबाएगी नहीं। हम उसका सारा चीज हम देख चुके हैं, जान चुके हैं, उसको हम एनालाइज कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर वो कंपनी, जस्ट हम एग्जांपल के तौर पे अभी हम लेते हैं कि टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स आज है 700 रुपया, आज आप खरीदे 700 रुपया में। ठीक है। खरीदने के बाद ही आज आप खरीदे हैं, आज मार्केट क्लोज हुआ और रात में क्या हुआ, इंडिया चाइना का वार शुरू हो गया। एक एग्जांपल देखिए। ठीक है। आज आप खरीदे हैं टाटा मोटर्स, सारा एग्जाम, ईच एंड एवरीथिंग देखने के बाद ये बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खरीदने के बाद रात में अनाउंस हो गया, इंडिया चाइना का वार शुरू हो गया। क्या होगा मार्केट का? मार्केट क्रैश करेगा। कब तक? इसको कोई नहीं बोल सकता। जब तक वार चलेगा तब तक मार्केट रहेगा डाउन में। ठीक है। वो उसके लिए वो 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। ठीक है। तो इस दरमियान में क्या होगा? टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स जो आज 700 में आप खरीदे हैं, आप देखें कि 3 महीना तक वार चला, टाटा मोटर्स आ गया 300 में। मतलब 50% माइनस हो गया। आप 1 लाख रुपया लगाए हैं, वो 50,000 दिख रहा है। लेकिन आपको, हमको ये सबको पता है कि युद्ध जो है, वार जो है, वार भी एक दिन खत्म होगा। ठीक है। और टाटा मोटर्स अपना गलती के कारण, अपना कोई मिस मैनेजमेंट के कारण गिरा है तो अलग बात था। ये चूंकि ग्लोबली ये हुआ है, ऑल ओवर इंडिया या अलग जो देश सब है वहां भी गिरा है मार्केट, उसके कारण इसमें भी एक निगेटिविटी आया है। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अभी क्या है, हम 700 रुपया में खरीदे थे, अभी हमको 300 रुपया में मिल रहा है। तो यहां पे हमको क्या करना चाहिए? जब हम देखें कि हाँ, युद्ध का मोटा मोटी एक ठीक ठाक होने को है, ठीक है, अब इसका कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, मार्केट यहां से रिवर्स ले सकता है, तो हम 1 लाख रुपया जो खरीदे थे, और 1 लाख रुपया का हम वहां पे 300 रुपया के भाव से हम टाटा मोटर्स को उठा लिए। तो यहां पे अब कैलकुलेशन कीजिएगा, 1 लाख रुपया आपका 700 रुपया के भाव से इन्वेस्टेड था, और 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किए 300 रुपया के भाव से। तो 700 और 300 दोनों को जोड़िए, 700 300 कितना हुआ? 1,000। 1,000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 500। तो जब आप नीचे में टाटा मोटर्स को 300 रुपया में खरीद लिए, 1 लाख और इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका एवरेज प्राइस आके खड़ा हो गया कहां पे? 500 रुपया में, जो आपका 700 रुपया था।
कि टाटा मोटर्स 700 रुपया जाता, तब जाकर आपको प्रॉफिट देखना शुरू होता। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि आप नीचे में, काफी नीचे में आप खरीद लिए टाटा मोटर्स को, तो ये आपका एवरेज हो गया प्राइस। अब क्या है कि 500 के ऊपर जाने से ही हमको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, और 700 जब तक जाएगा उससे पहले ही 500 है। सिंपली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 500 जल्दी आएगा जैसे ही वो घूमेगा। और एक चीज रहता है क्या, जब भी इस तरह का कोई ग्लोबल इवेंट होता है, स्टॉक गिरता है, तो जब मार्केट बुल फेज पकड़ता है, तो जितना तेजी से गिरा था उससे डबल तेजी से वो रिकवर भी करता है। इसका रिसेंट उदाहरण आप लोग कोरोना के समय का आप लोग देख लीजिएगा। कोरोना में गिरने में समय लगा जितना, उससे ज्यादा वो लंबा खींच दिया ऊपर साइड में। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी ये होता है। आज का भी जो ये मार्केट अभी जो चल रहा है, अभी मार्केट काफी गिरा है, जो मेन हम लोगों का इंडेक्स है 12-13% लगभग डाउन है। ठीक है, तो सबको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। अच्छा अच्छा स्टॉक्स अभी क्या है कि कम भाव में मिल रहा है, सस्ता में मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास है जो कैपिटल पूरा का पूरा लगा दी। यहाँ पे एसआईपी से बहुत सारे पर्सन, बहुत सारे जो जानकार वाले पर्सन है, एसआईपी बेसिस में खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये है एवरेजिंग। जो डाउन आता है तब आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, और जब ऊपर जाता है, ऐसा ऐसा भी होता है कि 700 में खरीदे हैं और इंडिया का बहुत ही कुछ अच्छा न्यूज आया। ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ हो गया, साथ ही साथ टाटा मोटर्स में कुछ अच्छा और न्यूज आ गया। तो टाटा मोटर्स क्या है कि ऊपर 700 से वो ऊपर जाना ही शुरू कर दिया है। तो आप ऊपर साइड में भी एवरेजिंग या पिरामिडिंग करके आप ऊपर साइड में भी धीरे धीरे बाय करते हुए ऊपर बढ़ा सकते हैं। कि अभी हम 100 क्वांटिटी खरीदे हैं, 750 चल गया तो और 20 क्वांटिटी ऐड कर दिए टाटा मोटर्स का, 800 चल गया और 20 क्वांटिटी ऐड कर दिए। तो इस तरह क्या होता है कि आपका क्वांटिटी बढ़ते जाता है, तो आपका प्रॉफिट अमाउंट जो है, प्रॉफिट अमाउंट भी आपका इंक्रीज होते जाता है। तो एवरेजिंग आप प्रॉफिट साइड में भी कर सकते हैं, लॉस साइड में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है और सिनेरियो क्या है। ठीक है, और मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो ये भी जब कंप्लीट होगा, धीरे 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 धीरे, एक दिन में सारा होता नहीं। ये ओवरव्यू आज दिए, इसको हम लोग इंप्लीमेंट भी करेंगे लाइव मार्केट में। इसके बाद जो और एक टॉपिक है, ये है आपका डिविडेंड एंड बोनस शेयर। ठीक है, डिविडेंड क्या है इसके बारे में हम लोग एक डिस्कशन ऑलरेडी किए थे। कि जो कंपनी, जैसे रिसेंट आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है, ओएनजीसी जो कंपनी है, वो अपना क्वार्टरली रिजल्ट आपका कल या परसों शाम को डिक्लेयर किया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये डिक्लेयर किया कि हम, मेरे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, पर शेयर 5 रुपए का हम उनको डिविडेंड देंगे। तो ओएनजीसी का अभी एक शेयर का प्राइस लगभग चल रहा है 250 रुपये, 250 रुपीज एक शेयर का प्राइस है। ठीक है, तो अगर अभी आप 100 क्वांटिटी अगर खरीद लेते हैं, मान लीजिए 100 क्वांटिटी आप ओएनजीसी का शेयर आप खरीद लिए, उनका एक डेट रहता है, एक्स डेट एक दिया जाता है। ठीक है, कि इतना तारीख के भीतर अगर आप शेयर को खरीद के रखते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अगर 100 क्वांटिटी अगर आप खरीद के रखते हैं, आपका इन्वेस्टिंग कितना हुआ, 250 इंटू 100, 25,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब 100 क्वांटिटी में आपको 5 रुपया करके पर जो शेयर है, आपको वहां पे डिविडेंड आपको कंपनी पे करेगी। मतलब 500 रुपीज कंपनी का स्टॉक प्राइस जब बढ़ेगा उसका तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे रिसेंट बेनिफिट आपको क्या है, 500 रुपीज का रिसेंट आपको बेनिफिट है, वो आपको मिलना ही है। और ये डिविडेंड का जो प्राइस होता है, डिविडेंड का जो ये अमाउंट होता है, ये जो कंपनी है वो डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ये ब्रोकर के हाथ के थ्रू से आपको नहीं मिलता है, डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर दे देती है कंपनी। ठीक है, तो ये है डिविडेंड। और एक होता है बोनस शेयर। जो कंपनी, मान लीजिए ये ओएनजीसी का ही एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं, कि ओएनजीसी का बोर्ड जो है या मैनेजमेंट जो है, ये कल दिन डिसाइड किया कि हमको बोनस शेयर इशू करना है। जैसे आप देख सकते हैं आईटीसी या विप्रो, ठीक है, या टीसीएस, ये जितने भी कंपनीज हैं, ये सारे अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, उस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर ऑलरेडी इशू किए हैं। ठीक है, कि
मेरे जितने शेयर होल्डर्स हैं, अगर मान लीजिए ये कंपनी का आप 100 शेयर अगर आप लेके रखे हैं, 100 शेयर अगर आप लेके रखे हैं, और कंपनी अनाउंस किया कि हम 1:1 बोनस शेयर इशू करेंगे, ठीक है, 1:1 या 2:1 या 3:1, 5:1, 10:1, इस तरह का रेशियो रहता है। तो 1:1 अगर बोनस शेयर इशू करने का अगर डिक्लेयर होता है, तो इसका सिंपली मतलब आपको समझना होगा कि अगर आप मान लीजिए उस कंपनी का, जैसे हम एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि आप टीसीएस का शेयर पकड़ के रखे हैं, खरीद के रखे हैं 100 क्वांटिटी, तो 1:1 का अगर बोनस इशू किया है, तो आपको 100 एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल जाएंगे टीसीएस के। मतलब अभी आपके पास 100 क्वांटिटी है, जब बोनस आपको मिल गया तो टीसीएस का ही आपके पास 200 क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अगर ये कौन करता है कंपनी, जो कंपनी का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उसका प्राइस मान लीजिए स्टॉक का प्राइस हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए 10,000 रुपया। जैसे मारुति सुजुकी का एक शेयर का प्राइस आज है 10,000 का, हर कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन जब बोनस इशू जब होता है, तो इसको क्या करते हैं ये लोग, शेयर को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में। तो क्या हुआ, अगर मान लीजिए 4:1 रेशियो में अगर होता है, मारुति अगर डिक्लेयर करता है, तो क्या हुआ, 10,000 4 भाग में आपका डिवाइड हो गया, एक शेयर का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2,500 रुपया। तो उसमें क्या है कि शेयर होल्डर और ज्यादा बढ़ जाएगा, खरीदने वाले और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये एक बेनिफिट होता है। और कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कभी भी बोनस शेयर डिक्लेयर नहीं किया है, या आपका जो स्प्लिट है स्प्लिट भी नहीं किया है। जैसे एक शेयर है एमआरएफ, आज उसका लगभग 1,10,000 1,20,000 चल रहा होगा, वो 1.5 लाख तक आपका गया था, एक शेयर का प्राइस है, ठीक है, एक शेयर का प्राइस 1.5 लाख रुपया, वो कभी आपका डिक्लेयर नहीं किया है स्प्लिट का भी। तो ये है डिविडेंड और बोनस शेयर, जो कि कंटिन्यूअस बेसिस, जो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट आप लोग खोलिएगा, तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का नीचे जो टाइम पैनल जो होता है, टाइम पैनल में जाके देखिएगा, वहां पे डिविडेंड इशू का एक मार्क रहता है डी, और बोनस शेयर भी अगर होता है तो एस टाइप का, मतलब स्प्लिट का एक आपको वहां पे इंडिकेशन मिलेगा, जो स्टॉक में हुआ है या होने वाला है, वो वहां पे इंडिकेट आपको कर देता है कि इसमें आपका डिविडेंड है, इसमें आपका स्प्लिट है, बोनस है। वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में भी जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिविडेंड और बोनस का एक पार्ट है, ठीक है, ये आप लोगों को माइंड में रखना है, क्योंकि ये सारा चीज आते जाएगा। हम लोग जब आगे जब अपना कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, तो ये सारा चीज मतलब रहेगा ही कोर्स में, और डिस्कस हम लोग करेंगे, तो उसको समझने में जैसे आसानी हो आप लोगों को। उसके बाद एफआईआई और डीआईआई, इसके बारे में भी हम लोग एक डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं कि एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि मार्केट को रन करते हैं। कोई भी स्टॉक प्राइस जब लाइव मार्केट में आप चार्ट में देखिएगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे आ रहा है, तो वो मेरे खरीदने से आपके खरीदने से नहीं होता है। वो प्राइस को ऊपर कौन लेके जा रहा है, बिग मनी, स्मार्ट मनी, ठीक है, बिग इन्वेस्टर्स, जो कि मतलब 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरह का बाई करते हैं वो जब कोई स्टॉक में बाई करते हैं। वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का बाई नहीं करते हैं, और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का बाई करने से स्टॉक प्राइस को आप मूव नहीं कर सकते। वहां पे 1,000 करोड़ का बाइंग होता है। तो वो बाइंग कौन करते हैं, एफआईआई और डीआईआई। आज के डेट में आप देखिएगा, थोड़ा भी न्यूज वगैरह देखिएगा, ये आप ऑनलाइन आइएगा, स्टॉक मार्केट का न्यूज लीजिएगा, तो एफआईआई डीआईआई का डेली एक्टिविटी आपको मतलब मार्केट क्लोजिंग होने के बाद 5 बजे के बाद ओपन हो जाता है कि आज एफआईआई क्या किया, आज डीआईआई क्या किया। एफआईआई आज खरीदा है या बेचा है, डीआईआई आज खरीदा है या बेचा है, ठीक है। जैसे 2024 से आज देखिएगा, हर कोई ये मतलब सुने भी है, जो मार्केट में थोड़ा भी इन्वॉल्व है, कि मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट गिर रहा है, तो इसके पीछे मेन वजह क्या है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग बेच बेच के निकल रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं, ठीक है। ये लोग जो 2021-22 में जो स्टॉक सब खरीदे थे, वो आज 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो चुका है,
तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। प्लस एफआईआई लोग क्या करते हैं, वो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कहां पे हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कौन सा मार्केट है। हम लोग जैसे अलग अलग स्टॉक ढूंढते हैं, हम लोग जैसे रिलायंस, टीसीएस वगैरह, इंफोसिस वगैरह हम लोग स्टॉक ढूंढते हैं, वैसे एफआईआई अलग अलग देश ढूंढता है कि कौन सा देश में हमको सस्ता मिल रहा है। जैसे हम कोई चीज कंपनी खरीदेंगे तो हम ये देखेंगे कि सस्ता में मिल रहा है ना महंगा में। तो एफआईआई ये देखता है कि कौन सा देश में इन्वेस्ट करने से हमको सस्ता में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और रिटर्न हमको ज्यादा मिलेगा, और कहां पे महंगा चल रहा है। तो अभी उन लोगों को इंडियन मार्केट, जो इंडियन मार्केट महंगा लग रहा है कि इसका वैल्यू बड़ा हुआ है, वैल्यू थोड़ा नीचे आए फिर हम लोग बाइंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एफआईआई बेच रहा है, लेकिन यहां पे डीआईआई जो है, डीआईआई जो बिग इंस्टीट्यूशनल है, जो इंडियन जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो है, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड हाउस सब है। ठीक है, उसके बाद आपका बैंकिंग सेक्टर है, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। ठीक है, ये जितने डीआईआई हैं ये लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा खरीदी आपका हो रहा है म्यूचुअल फंड हाउस से, क्योंकि एक एसआईपी जो चलता है, जो जनरल पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं एसआईपी के जरिए से म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड हाउस वो एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट आता है वो डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एफआईआई जितना बेचा है उससे ज्यादा डीआईआई आज खरीदा है। जिस कारण क्या है कि इससे पहले क्या होता था कि एफआईआई अगर बेच दिया थोड़ा ज्यादा मात्रा में तो मार्केट क्रैश कर जाता। इस बार इतना बेचा है लेकिन मार्केट ओनली 10-12% ही डाउन अभी तक कर पाया है, नहीं कर पाया डाउन ओनली फॉर डीआईआई के लिए। क्योंकि जितना अगर 100 लाख करोड़ अगर बेचा है एफआईआई, तो ये 1 लाख करोड़ अगर बेचा है तो ये 4 लाख करोड़ खरीद लिया है। मतलब जितना बेचा है उससे ज्यादा खरीद लिया है डीआईआई। इसलिए मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा पैनिक में नहीं है। अब धीरे धीरे क्या है कि मार्केट एक वैल्यू जोन में भी आ रहा है। ये इंडिकेशन भी धीरे धीरे हो रहा है कि कुछ दिन ये फेज रहता है। ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है वो अप ट्रेंड रहता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिएगा, ये आपका सेकेंडरी जो ट्रेंड जो चलता है, सेकेंडरी में ये आपका एक शॉर्ट टर्म एक रहता है बियर फेज का। लेकिन बियर फेज कभी भी आपका बहुत लंबा नहीं टिकता है। इन जनरल अगर देखिएगा, आपका 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, साल भर, ठीक है, ये बियर फेज एक रहता है। लेकिन बुल फेज जो होता है वो आपका 5 साल, 7 साल, 10 साल तक भी आपका जाता है बुल फेज। तो हम लोग एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बुल फेज में ही है। ये एक करेक्शन है। ठीक है, ये करेक्शन भी आपका अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि जैसे ये करेक्शन आपका सितंबर अक्टूबर से शुरू हुआ था, आज आपका जनवरी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 4-5 महीना, 6 महीना ये करेक्शन ऑलरेडी चल रहा है। मे भी रहे और 1-2 महीना, 4 महीना, एक जब वैल्यू जोन में आ जाएगा उसके बाद मार्केट जो रिवर्स लेगा तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई तैयार करता है। और उस वक्त जितने भी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं उस सेक्टर के, वो लोग अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये समय जब एफआईआई बेच रहा है, डीआईआई खरीद रहा है, तो रिटेल का भी ये एक पार्टिसिपेशन होता है कि वो भी थोड़ा 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 करके अच्छे अच्छे कंपनियों में अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि शॉर्ट टर्म या मिड टर्म या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न जनरेट होता है। जैसे जो कोरोना में जो पैसा इन्वेस्ट किए थे, आज वो लोग अगर स्टे इन्वेस्टेड हैं, अगर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो वो लोग का पैसा कोई कोई स्टॉक में आपका 10 गुना भी कर दिया है, कोई कोई स्टॉक 20 गुना भी कर दिया है। ऐसा मौका 4-5 साल में एक बार करके ही आता है। 2020 में एक बार आया था, 2024-25 में ये एक सेशन हम लोगों का चल रहा है, डिस्काउंट सेशन जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो ये एफआईआई डीआई का जो एक्टिविटी है उसके ऊपर भी हम लोगों को नजर बना के रखना होगा। आने वाले जो सेशन हम लोगों के होंगे, एफआईआई डीआई बातचीत होगा, इसको आपको इतना एलाबोरेट करने का उद्देश्य ही है जैसे आपके माइंड में रहे। एफआईआई बोले तो क्यों बोले, डीआईआई बोले तो क्यों बोले। ये जितने भी वर्ड आज यहाँ पे देखें, ये हम लोग जब आगे ट्रेडिंग सेशन जो करेंगे, टेक्निकल सेशंस करेंगे, तो ये सारा बात ही घूमते घूमते आते रहेगा, टकराते रहेगा। ठीक है, और इसके बाद
एक मेन टॉपिक जो होता है ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स, जिसमें से आज 1 फरवरी है, हर साल का 1-2 तारीख का फर्स्ट, जो जनरली 1 फरवरी होता है, पहला दिन ही होता है, एक डोमेस्टिक इवेंट बड़ा था जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। आज इंडिया का जो साल का जो बजट होता है, वो बजट भी आज अनाउंस हुआ। निर्मला सीतारमन जी जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो अनाउंस भी की, ठीक है। तो इस तरह के डोमेस्टिक इवेंट्स जो हैं और ग्लोबल इवेंट्स जो हैं, इसमें आपको इसके ऊपर भी खबर रखना होगा कि डोमेस्टिक इवेंट्स क्या क्या है नियर टर्म में, ठीक है, या ग्लोबल इवेंट क्या क्या है नियर टर्म में, अभी क्या है, सामने क्या है, ठीक है। जैसे अभी आज जैसे आपका बजट डे आज पार हुआ, ठीक है। आपका 5 तारीख 7 तारीख को आरबीआई का मीटिंग है, ठीक है, उसमें रेट डिसीजन होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे इवेंट में जैसे आप देखिएगा 5 तारीख को शायद दिल्ली का इलेक्शन है, ठीक है, दिल्ली विधानसभा का। 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट है, ठीक है। तो मार्केट ये सारा चीज को देखता है। जिस दिन देखिएगा लोकसभा इलेक्शन का, वो हम लोग चार्ट में भी देखेंगे, जिस दिन लोकसभा इलेक्शन का आपका रिजल्ट आया, ठीक है, हर कोई ये सब कोई अपना एक एजम्पशन बनाता है कि इसको इतना सीट मिलेगा, इसको इतना सीट मिलेगा। अगर एजम्पशन नहीं मिलता है तो मार्केट सबसे पहले बाद वहां पे आपका रिएक्शन देखने को मिलेगा। इवेंट का सबसे पहला रिएक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में। आप 4 जून का जब चार्ट में जाके जब 4 जून आप देखिएगा, आपको देखने से पता चल जाएगा कि उस दिन मार्केट कैसा आपका रिएक्शन दिखाया, कैसे नीचे आया, कैसे ऊपर गया, ठीक है। तो डोमेस्टिक इवेंट्स और ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल में जैसे हम लोग शायद तीसरा या चौथा या पांचवा इकोनॉमी में हम लोग इन कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल में अगर देखा जाए सबसे बड़ा इकोनॉमी जीडीपी के हिसाब से अमेरिका है, तो उसका एक आधिपत्य है पूरा ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर। तो अमेरिका जो डिसीजन सब लेते हैं, अमेरिका का जो जैसे हम लोग यहाँ पे रिजर्व बैंक है, वैसे अमेरिका का है फेडरल रिजर्व। वो लोग वहां पे डिसीजन लेते हैं रेट कट का या रेट बढ़ाने का, ठीक है। तो वो जो इवेंट, उसके बाद जो वहां पे राष्ट्रपति जो चुना जाएगा, जैसे इससे पहले बाइडेन था, अब आया ट्रम्प, ठीक है। तो इसके अमेरिका में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड का जितना कंट्री है, वो कंट्रियों में उसका इम्पैक्ट होता है। कंट्रियों में इंपैक्ट होता है, उसका सिंपली मीनिंग आपका इकोनॉमी में इंपैक्ट होगा। इकोनॉमी में इंपैक्ट होगा मतलब आपका इकोनॉमी रन अगर मेनली अगर देखा जाए तो हो रहा है, जिसका एक मतलब सीन हम लोगों को दिखाई पड़ता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में भी उसका आपका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट पड़ना ही है। तो इसलिए ग्लोबली क्या चल रहा है, डोमेस्टिक इवेंट्स क्या चल रहे हैं, इसको भी हम लोगों को मद्देनजर रख के ही अपना आने वाले समय में ट्रेडिंग डिसीजंस या इन्वेस्टिंग डिसीजंस हम लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। और ये सारा आप लोग कहाँ से देखेंगे, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, वो चिंता करने का जरूरत है नहीं। हम सारा जो ग्लोबल या डोमेस्टिक इवेंट्स का होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का होता है, अनलिस्टेड शेयर्स का होता है, ठीक है, उसके बाद जितना भी कंपनियों का डिविडेंड या बोनस का इंफॉर्मेशन रहेगा, और भी कुछ रहता है डिटेल्स, उसका सारा जहां से आप लोग देख सकते हैं, देख पाएंगे, वो सारा लिंक आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जहां से ये सारा डिटेल्स आप लोगों के पास एनी टाइम मुश्किल कभी बच्चे भी आप लोग सब इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो तो मुश्किल ये एक बच्चा ना ओवरऑल स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी है जिसको कि लोग आज जाने। इसके बाद आज ऑलरेडी 8:40 के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो ज्यादा टाइम आज नहीं लेंगे। एक टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का हार्ट है, बेस, ठीक है। वो क्या है? डाउ थ्योरी, ठीक है। ये एक थ्योरी है जिसका मेन टॉपिक आज आपको हम बता रहे हैं। कल इसके ऊपर हम लोग डिटेलिंग चार्ट के साथ, वो भी अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा देखने में भी और सीखने में भी। मार्केट जो है, मार्केट मेनली आपका
6 कंपोनेंट्स के जरिए से रन होता है, जिसको कौन दिया था? डाउ बोल के एक पर्सन थे, अमेरिका के ही इन्वेस्टर ट्रेडर आप कह सकते हैं, थे। वो काफी दिनों मार्केट को देखने के बाद ये 6 मेन कंसेप्ट वो लाए थे कि 1900 का जो साल था, 1900, मतलब आज से लगभग 100 150 साल पहले वो ये 6 कंपोनेंट्स को लाए थे, ठीक है, कंसेप्ट्स को लाए थे, जो कि आज के मार्केट में भी एज इट इज काम करता, ठीक है। जिसमें से पहला रूल उनका क्या था? द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकेंड रूल क्या था? देयर आर 3 प्राइमरी काइंड्स ऑफ मार्केट ट्रेंड्स। 3 टाइप के प्राइमरी मार्केट ट्रेंड्स होते हैं। प्राइमरी ट्रेंड्स हैव 3 फेजेस। प्राइमरी ट्रेंड्स जो है वो तो 3 तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड का भी 3 फेज होता है। क्या क्या? वो हम लोग कल जानेंगे। इंडाइसेस मस्ट कंफर्म इच अदर, मतलब इंडाइसेस क्या बोल रहा है? मस्ट कंफर्म इच अदर। क्यों? क्यों जरूरी है ये होना, इसको भी हम लोग कल जानेंगे। साथ ही साथ वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। आज हम वॉल्यूम के बारे में इसलिए बताएं वॉल्यूम क्या है नहीं है, क्योंकि ये अब आने वाले जो चैप्टर्स हैं वहां पे ये सारा चीज अब आते रहेगा टॉपिक। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। और 6th कंसेप्ट क्या है? ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल ऑकर्स। मतलब ट्रेंड तब तक बना रहता है जब तक रिवर्सल का कोई क्लीन सिग्नल ना मिले। तो ये कैसे हम लोग जान सकते हैं क्लीन सिग्नल है या नहीं है? वॉल्यूम कैसे कंफर्म करता है ट्रेंड को? हम कैसे अपना वहां पे अपना ट्रेड डिसीजन हम बनाएंगे? इंडाइसेस कैसे एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं, हम कैसे जानेंगे? वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। प्राइमरी ट्रेंड्स के बारे में भी हम लोग पता करेंगे, जो कि मेन है यही। जो प्राइमरी ट्रेंड्स जो है और 3 फेजेस जो है, इसके ऊपर ही मार्केट स्ट्रक्चर है पूरा। एक बार ये माइंड में आ गया, आप टेक्निकल एनालिसिस का मैक्सिमम पार्ट को आप क्लियर कर लेंगे। तो इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। और बहुत बड़ा जगह है। আলু সিদ্ধ বলছে রোহিত, আলু সিদ্ধ করতে। তারপর করছে আলু। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ফের বন্ধ করছো। ठीक है। हड़बड़ाना है नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। और जब मार्केट में आएंगे लाइव, तब जैसे हम लोग पैसा अच्छे से बना सके, वो कॉन्फिडेंस जैसे आ जाए, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आज यहाँ पे तब कंप्लीट करते हैं। अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप है वहां भी अपना क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको आपको अपडेट कर देंगे। तो किन्हीं का कोई क्वेश्चन? चलिए, अभी तो नहीं है क्वेश्चन, हम ही को करना होगा। आज सुबह भी हम एक क्वेश्चन ग्रुप में दिए थे, ठीक है, तो सब किसी का आंसर नहीं आया। तो अब से हम भी ये करेंगे कि अब हमको आंसर चाहिए सबका। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप में, जितने हैं, सबका आंसर चाहिए। उसमें से भी एक थे जो कि पहले आंसर कुछ अलग दिए थे, फिर बाद में आंसर कुछ अलग कर दिए, वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम करेंगे, आंसर आप लोगों को, हर किसी को आंसर आपको करना है। ये मत सोचिए कि आप सही आंसर दे रहे हैं या गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वो बात की बात है। क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए, ठीक है, उसका आंसर कीजिए, फिर उसको हम लोग क्लियर भी करेंगे, ठीक है। आज सुबह क्वेश्चन क्या था? सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या है? ब्रोकर है, एक्सचेंज है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, डिपॉजिटरी है, ठीक है। तो कुछ पर्सन है जो कि उसका सही आंसर दिए थे और कुछ पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में ये और हम लोग फ्रिक्वेंटली ये हम लोग करेंगे। तो जो आप लोगों का समझ
जो रहेगा, हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन अंतर अंतर हम लोग करें। इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और मजा भी आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मेरे तरफ से नमस्कार, गुड नाइट। फिर कल मिलते हैं सेम 7 PM। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट।